तो इसलिए अगर आप देखिए कि दलित साहित्य आज लिखा जा रहा है विपुल मात्रा में, स्त्रियों का साहित्य भी लिखा जा रहा है। जैसे जैसे दलितों के अंदर साक्षरता बढ़ी है, चेतना बढ़ी है, उसी हिसाब से अभिव्यक्ति का कौशल भी बढ़ा है, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य भी बढ़ी है। वरना स्त्रियों और दलितों के बारे में भी लोग लिखते ही थे, पर वो न तो दलित थे और न तो स्त्रियां थी। ठीक है, उन लोगों ने भी अपनी आत्मा का विस्तार ही किया था जिन्होंने उनके बारे में खुद स्त्री या दलित होकर नहीं लिखा, फिर भी उनकी पीड़ा के बारे में लिखा। उन्होंने भी अपनी आत्मा के आयतन का विस्तार किया। वो जो खुद नहीं थे वहां तक पहुंचकर उन्होंने उस चीज को अपने स्नायु तंत्र पर झेलने की कोशिश की। लेकिन जिसके पास वो है पहले से, उसके पास क्या था? अभिव्यक्ति की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि सामाजिक स्थिति ऐसी थी। पहले स्त्रियों को भी कहाँ पढ़ने की सुविधा थी। पर जैसे जैसे मान लीजिए समाज के विकास क्रम में अक्षर ज्ञान हुआ, स्कूलों के दरवाजे खुले, तमाम वंचित तबकों के लिए नौकरियों की जगहें खुली, तो बहुत सारे लोगों ने फिर अपने बचपन में बिताए हुए या अपने जीवन में बिताए हुए जो उस तरह के दुख उनको वाणी देने की क्षमता था। तो क्षमता प्राप्त करना खाली प्रतिभा की बात नहीं होती कि मैं बड़ा प्रतिभावान हूँ इसलिए मैं कमी हूँ। सवाल यह है कि इस प्रतिभा की परिस्थितियां भी तो होती हैं। अभिव्यक्ति की सामर्थ्य जो है उस व्यक्ति में कैसे पैदा हो जाएगी जिसको दिन भर खटना, फिर भी उसके अंदर होती है। न होती तो अनपढ़ लोगों ने इतनी कहावतें, इतने लोकगीत न बनाए, फिर भी होती। स्त्रियों के साहित्य का तो बहुत बड़ा हिस्सा लोकगीतों का है, जिनको अब धीरे धीरे रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन लोकगीत यानी उनके पास भी अभिव्यक्ति का कौशल था, पर अभिव्यक्ति के औजार नहीं थे, अक्षर नहीं आता था। पर अगर स्वर था तो स्वर से गा के उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त, शब्द नहीं थे। इसीलिए जो है वो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने किताब लिखी है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्त्रियों का ये साहित्य का है उसको उन्होंने मौखिक साहित्य के रूप में साहित्य के इतिहास को सम्मिलित किया। अब तक जितने भी इतिहास थे वो मौखिक साहित्य को हटा के, शुक्ल जी भी कहते हैं कि भाई सूरदास जो इतने बेहतरीन गीति पर, ऐसा लगता है सुधीर चली आती है लोग की कोई गीति परंपरा का ये चरणोत्कर्ष। लेकिन वो गीत परंपरा क्या थी, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं लोक साहित्य, और साहित्य का इतिहास जो है वो लोक साहित्य का इतिहास नहीं। सुमन राजे ने जब स्त्रियों के बारे में लिखना शुरू किया तो उनको लगा कि लोक साहित्य को आधार बनाना पड़ेगा, वरना स्त्री साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं है। सर, आपने गोरख पांडे पे जो किताब लिखी है उसमें आपने लिखा है कि पीड़ा वंचितों के पास है, पर उसे व्यक्त करने के लिए मध्य वर्ग व्यक्त करता है। आमतौर पर मिडिल क्लास को ही तो पढ़ने की सुविधा प्राप्त है, जो पिछला तबका उसके पास कहाँ है, और उपरला तबका है तो उसके पास अनुभव संपदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एक ऐसी बीच की स्थिति में आ जाता है जिसके पास इन दोनों चीजों का योग हो जाता है। तो इसलिए सारे कलाकार, लेखक, जीवन दलित साहित्यकार भी हैं, उनमें से ज्यादातर वही है जो कि मिडिल क्लास में प्रवेश पा गए हैं। मिडिल क्लास में जन्म नहीं हुआ है लेकिन मध्य वर्ग में। इसके लिए सबसे बेहतरीन तो आप पढ़िए मणिकर्णिका और ये मुर्दैया वगैरह, उसको जो उनकी पूरी जीवन गाथा है वो वही बताती है। अच्छा सर, दलितों में जो मध्य वर्ग उभरा उसी ने भी लेखन किया। बहुत सुंदर कविताएं लिखी, बहुत सुंदर रचनाएं दी। यहाँ तक कि यह भी हुआ कि महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने साहित्य लिखने के लिए पढ़ाई की, फॉर्मली भी लिखते थे, दलित वर्ग से आते थे और उनको लगा कि साहित्य जो है एक तरह का हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई का एक अस्त्र है, इसलिए मुझे पढ़कर ये अभिव्यक्ति क्षमता, अक्षर ज्ञान करके अपने प्रयास से स्कूल कॉलेज में भले नहीं जा सकता, लेकिन मुझे बाकायदा अपने को खुद को एजुकेट करके और ये करना। यही तो कर रहे थे महात्मा बुले जो है वो यही तो कर रहे थे। सावित्री बाई फुले वो खाली दलितों को थोड़ी पढ़ा रहे थे, वो तो ब्राह्मणों की स्त्रियों को पढ़ा रहे थे। सही बात, ये स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। तो चलो वहीं के पुरुषों ने आगे बढ़ी
उनके ऊपर गोबर फेंका और पता नहीं क्या क्या किया। तो जो पढ़ा वो इसके रहे हैं कि भाई आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और अब अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अगला स्टेप यही है कि आप अपने को अभिव्यक्त करने